अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, बहुत सारी खबरें बाहर आ रही हैं। उसके साथ साथ कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। क्या कल मुलाकात करवा दी जाएगी? मुलाकात से पहले ये मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे चल के हम बलोचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और लाहौर में जो बदकिस्मत वाकया पेश आया था जिसमें खातून और एक बच्ची गटर में गिर गए थे, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो अगले हिस्से में गुफ्तगू होगी उसके ऊपर। लेकिन हम शुरू करते हैं मुल्की सियासत से। शाहिद साहब, आज आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, उस पर भी मैं आता हूं, आप अभी वहीं से आ रहे हैं। लेकिन जो आज सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब से जाके वो मिले, क्या कुछ वहां पे बातचीत हुई, कितनी सियासत डिस्कस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उनके साथ वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई कि मैं आपको कोई ऐसी खबर दे सकूं या जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने नहीं बताई हो, लेकिन जो मैंने देखा वो पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने ब्रीफ किया कि बुनियादी तौर पे मुलाकात जो थी वो सूबे के अमन अमान के हवाले से थी, जो स्पेशली तीरा का जो तीरा में जबरी तौर पे लोगों को बेदखल किया गया और जो वफाकी हुकूमत ने पहला सीना छोड़ के बड़के मारी कि जी हम निकाल रहे हैं, ऑपरेशन होगा, ये वो ख्वाजा से सबकी तकरीर ऑन रिकॉर्ड पड़ी हैं। और उसके बाद डायरेक्टली जब लोग नीचे आ गए फिर मुकर गए तो इसी मामले के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की कि देखिए ये लेबॉर्ट्री नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पिछले 25-30 साल से उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस वार अगेंस्ट टेरर में, जो पराई जंग थी जिससे हमारे सूबे का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका ने अटैक अफगानिस्तान के ऊपर किया था 9/11 के बाद और सारा जो मलबा था, सारा गन जो था वो हमारी कबायली अज़ला और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, वहाँ पे पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 80,000 से ज़्यादा जाने वहाँ पे लोगों ने कुर्बान की अमन की खातिर। तो उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की कि जी जब तक सूबाई हुकूमत को आप अनबोर्ड नहीं लेंगे, जब तक सूबाई हुकूमत के साथ इसके ऊपर सीरियस टॉक्स नहीं होंगे, तब तक अगर आप 1000 ऑपरेशन और भी कर ले आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की पॉलिसी जो है ये पॉलिसी गलत है। और ये तो है, लेकिन ये जो इमरान खान साहब की कैद है, जो सियासत है, उनसे मुलाकात का मामला, कोई रिक्वेस्ट की? दूसरा इसमें जो हमारे सूबे के वाजिबल अदा पैसे देने वफाक ने, अभी हमने 4 अरब रुपए तीरा की जो मुतासिरीन हैं उनकी जो वहाँ से उतरे, उनकी जो थोड़ा बहुत जो हम कर सकते थे एज अ गवर्नमेंट प्रोवेंशियल, वो पैसे उन्होंने मांगे कि जी हमारे जो शेयर जो हैं NHP में हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हैं, या जो फाटा के इंतजाम के बाद जो वादा किया गया था एक्स फाटा की आवाम के साथ कि वो पैसे दी जाए, तो उसी के ऊपर वो मीटिंग थी। और ये तो नहीं हो सकता कि महफिल लगी हो और इमरान खान साहब का जिक्र ना हुआ। कुछ ना कुछ जिक्र तो हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, लेकिन उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी नहीं बताया। तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो जाके मैं उनसे पूछूंगा तो फिर वो मुझे एक्चुअल बताएंगे चीजें। चलें, कुछ चीजें तो हमें भी पता चली हैं कि वहां पे खान साहब का जिक्र तो हुआ है, जिस तरह शाहिद खटक साहब ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि वहां पे मीटिंग हो और इमरान खान साहब का जिक्र ना हो। अभी सिंस उन्होंने दोनों तरफ से खुद नहीं बताया गया तो हम भी उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाते। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, आपको लगता है कि उसका कोई दबाव पड़ रहा है? बिल्कुल उसका दबाव आपने देखा कि पिछले 2.5 महीनों से ज्यादा एक अरसा हो गया था। हमारे अपोजिशन लीडर्स जो कौमी असम्बली और सेनेट में इमरान खान साहब ने नामजद किए थे, उनको वो नहीं नोटिफाई कर रहे थे। लेकिन जब कराची में स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरीके से हुई, मैं वो मनाजिर आपको इधर अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। जिस तरह कराची और सिंध की आवाम निकली, जिस तरीके से उन्होंने वार्म वेलकम किया, प्यार मोहब्बत दी, तो अवाम जब निकलती है इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और स्ट्रीट मूवमेंट पर खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखी, लाहौर में आपने देखा गो कि लाहौर में गैर जमहूरी तरीके से हमें ट्रीट किया गया। वहाँ की पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, बड़ी बदतमीजियाँ, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन बावजूद उसके लाहौरी है। और हम बार बार कहते हैं, इमरान खान साहब कहते थे कि जब लाहौर जागता है तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। लाहौर थोड़ा सा हिला, कराची उड़ गया, खैबर पख्तूनख्वा उड़ गया, और इंशाल्लाह दोबारा। और कल खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? अभी तो मैं नहीं प्रोडिक्ट कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहे हैं। और अभी फिलहाल तो आज जो हमारी पार्लियामानी पार्टी थी उसमें हमने 8 तारीख को जो प्रोटेस्ट था वो डिस्कस किया। और मुलाकात का मैं कोई अभी आपको इसलिए नहीं प्रोडिक्ट कर सकता क्योंकि ये गैर जमहूरी लोग हैं,
और मुझे अच्छा, वैसे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं और नाजरीन के साथ भी एक चीज शेयर करते हैं। मुझे पिछले हफ्ते वफाकी काबीना में बैठी हुई एक शख्सियत ने, जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि मंगल वाले दिन हम मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने पूछ के बताना होता है। अच्छा। उन बेचारों की कोई औकात नहीं, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। ये कोई इलेक्टेड हुकूमत तो नहीं है ना कि ये कोई मजबूत फैसले ले सकती है या आजाद फैसले ले सकती है या इनके पास कोई इख्तियार हो। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ बीमार हुए थे जेल में, मरियम नवाज को अलाउ किया गया था मुलाकात के लिए, और जब वो बीमार हुए, वो कि पता नहीं वो बीमार थे या नहीं थे, लेकिन फिर वो लंदन मफरूर हो गए। तो जब भी बीमारी का, हालांकि उनके ऊपर तो सारे इन्होंने तो लूट कसूट की, तो पाकिस्तान को लूटा था। इमरान खान साहब के ऊपर सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। तो अदालतों से बाइज्जत बरी हो गए मियां साहब, आप तो आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। कौन से अदालतों से? पाकिस्तान की अदालत। पता नहीं है, इतना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे आप करा दे इसको। वैसे आप आगे चले चले आगे चले। तो अच्छा, ये जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि आपने मियां साहब की सेहत का जिक्र किया, लेकिन खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात हैं। आप लोगों पे भी ये तनकीद हो रही है कि पहले आपने कहा कि मुलाकात करवाई जाए, उनकी सेहत के हवाले से खदशात हैं, उसके बाद आप लोग बिल्कुल खामोश हो गए। ये क्या वजह है? देखिए, अभी ये तो रियासत की क़यादत में है। इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए, यही लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों का हमें पता है। इमरान खान साहब ने ट्वीट में बताया है, अपने वीडियो पैगामात में बताया कि मेरा जिम्मेदार कौन है अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा। उस दिन जब पॉलिटिकल कमेटी में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई साहब ने उनको पूरी पॉलिटिकल कमेटी को अनबोर्ड लिया और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी एहतजाज का, मुज़ाकरात का ये इख्तियार इमरान खान साहब ने मुझे दिया है, तो मैं जो फैसला करूंगा वो आप सबको मानना होगा, क्योंकि ये 8 फरवरी की जो कॉल है ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से है। तो उन्होंने उस पर भी हमें अनबोर्ड लिया कि वो कैसे करेंगे, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और लोगों को, पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। हम कोई रास्ते नहीं ब्लॉक करेंगे, ना कोई हम लोग जमा करेंगे, लोग घर में बैठे होंगे, दुकानदार जो है वो दुकान बंद कर दे, ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद कर दे। जो भी है, एक दिन इमरान खान साहब के लिए हम सबसे अपील करते हैं कि एक दिन के लिए आप तमाम कारोबार, तमाम सब कुछ जो है वॉलंटियरली आप रोक दे, क्योंकि अगर हम बंद करेंगे फिर आपको पता है कि फिर हमारे ऊपर इन चीजों की फिर तनकीद करेंगे। देखिए, ये बंद करना है तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। अच्छा, 8 फरवरी के हवाले से आज कोई पार्लिमानी पार्टी का जो आपका इजलास था जिसमें अभी आप शिरकत करके आ रहे हैं, कोई फैसला हुआ और कौन से फैसले हुए वहां पे? इसमें मेनली हमारा आर्टी फोकस था और इसके अलावा जो डिस्कस हुआ कि इमरान खान साहब की सेहत जो है उस पर भी वहाँ पे डिस्कशन हुई कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से डॉक्टर आसिम या उनकी जो टीम है, इमरान खान साहब के जो रूटीन में चेकअप करते हैं, वो डॉक्टर्स की टीम बने, वो इन्वेस्टिगेशन भी करे और फिर ट्रीटमेंट भी करे। ऐसा ना हो कि जी देखिए, इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं कहेगा कि जी मैं बीमार हूं या मुझे कोई ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो क्रिकेट हर रहा है। आपको पता है कि क्रिकेट मैदान में अगर आपको कोई बड़ा मैच चल रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, और खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, लेकिन वो इंजरी छुपा के रखता है, वो नहीं बताता क्योंकि उसने मैच जीतना होता है। तो इसी तरह इमरान खान साहब अगर बीमार भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं, तो वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि जी मैं ज्यादा कुछ बीमार हूं। तो हमारी ये डिमांड है कि उन तक एक्सेस भी दी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन भी हो और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि ट्रीटमेंट बड़ी जरूरी है। हाँ, अगर कह दे कि जहां वो बीमार है तो व्हाट नेक्स्ट, फिर उनकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो कोई आम कैदी तो नहीं है। आम कैदी भी अगर बीमार हो उसको भी वो सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिका इस मुल्क के, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के वो सरबराह हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया। गो के वो फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट को जो है वो चोरी करके 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तमाम चीजें जो है जब लीगल कर दी। मुबैना तौर पर अस्पताल लाया जा रहा था, बैरिस्टर अकील साहब ने, जो वजीर है, उन्होंने ये कहा कि किसी सोर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को भी पता चल गया था। आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, क्या आप लोगों को पता था कि खान साहब को अस्पताल लाया? नहीं, हमने जब असदुल्ला साहब का वो सुना विलाग, उसके बाद हमें पता चला। और उससे पहले मिनिस्टर ये खुद ही देखे इतने झूठे हैं, दिन की रोशनी में झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, क्या इससे पहले इन्होंने इनके मिनिस्टर्स ने ये नहीं कहा कि जी कुछ नहीं हुआ, नहीं लाया गया? अब तरदीदें आई इनकी, लेकिन उसके बाद जो है फिर अतातार ने
वो किया, कंफर्म किया, इनकी दीगर मिनिस्टर ने कंफर्म किए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता हो। अच्छा, कहीं पे सोहेल अफरीदी सब डर तो नहीं गए थोड़े से, इसलिए कि आज जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली? क्योंकि वज़रा कह रहे हैं कि बस इनका जाना ठहर गया है, कुछ साफी भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि इनको घर भेज दिया जाएगा, तो शायद इस वजह से अब आप लोग भी मुज़ाकरात के मूड में आ रहे हैं, कोई बातचीत के मूड में आ रहे हैं। सोहेल अफरीदी इश्क इमरान में मुब्तला है, इश्क कुर्सी में नहीं। लोगों की, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, लोगों की खिदमत करना, उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको सहूलियात देना, स्पेशली जो अभी तीरा के लोग नीचे आए हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है बेसी चीफ मिनिस्टर। लेकिन प्रायोरिटी आज भी इमरान खान है, उसी तरह दलेरी के साथ। देखिए मैं बड़ा क्लोज हूँ उसके, और मैं अभी फिर लोग कहेंगे पता नहीं पालिश मालिश कर रहा है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि वो उसके साथ जो मेरा ताल्लुक है वो बड़ा आगे का है, इन चीज़ों का नहीं है, चीफ मिनिस्ट्री का और एमएनएशिप का। लेकिन उसकी नीयत जो है, देखिए अल्लाह ताला नीयत के ऊपर फैसले करता है। उसकी नीयत है कि मैं अपने लीडर को लेके आऊँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करूँ, और एक दर्द मैंने देखा उस बंदे में, मतलब वो ऐसा नहीं था पहले, लेकिन जब से चीफ मिनिस्टर बंदा है वो उससे ज्यादा हम्बल हो गया। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। बच्चा मैंने गाड़ी में बिठाया, मैं क्यों नीचे उतरा उस बच्चे को उठाया, वो बच्चा गाड़ी के साथ दौड़ रहा था, तो एक साइड मीना खान अफरीदी थे, एक साइड पे ये थे, आगे मैं बैठा हुआ था, तो बार बार गाड़ी की करीब आ रहा था, तो मैं इसको इशारा करता कि गाड़ी का टायर आपके ऊपर वहां पे चढ़ जाएगा, लेकिन वो दौड़ रहा था। तो उसने कहा कि देखो ये बच्चा दौड़ रहा है, अगर आज मैं इसके साथ ना मिलूं, अल्लाह ना करे अगर ये मेरा बच्चा होता ऐसा, और उसने मीना खान के बेटे का नाम लिया कि अगर ये कासिम होता तो आपके क्या तासुरात होते। मैंने दरवाजा खोला, मैं उसको अंदर ले आया। देखिए एहसास होता है, मुझे पता है कि इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब आप में एहसास हो चीजों का, जब आप सच्चे हो, जब आप कुछ करना चाहते हो, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। सोहेल अफरीदी को डराना, देखिए डरना सिर्फ उस अल्लाह की जात से, ये हमारा ईमान है। सोहेल अफरीदी को किसी का बाप भी नहीं डरा सकता, इनके हैंडलर नहीं डरा सकते, तो ये क्या चीज है। अच्छा, अब मुज़ाकरात तो देखे ना, ये एक तो एक सियासी अमल का हिस्सा है, और मुज़ाकरात की आप लोग भी बात करते रहे कि बावानी किस्म के मुज़ाकरात। बिल्कुल। पिछले दिनों एक खबर भी आई कि कोई ऑफर वगैरह भी हुकूमत की जानिब से फाइनल कोई आप लोगों को ऑफर की गई है, कोई ऐसा मामला है? अतर भाई, जब भी प्रोटेस्ट की कॉल आती है, आप सीरीज चेक कर लें, जब इमरान खान साहब प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, मीडिया के ऊपर मुज़ाकरात का शोशा छोड़ देते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जरा ऐसे खबरें शुरू हो जाती है। जब से हमने 8 फरवरी की महमूद खान चकजई साहब ने कॉल दी है, आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन से मुज़ाकरात, जिस दिन 8 गुजरेगा, 9-10 फरवरी को अगर आपने एक टीवी के चैनल के ऊपर मुज़ाकरात की बात सुनी, तो मुझे दोबारा बुलाएं, फिर मैं और आप ये चीज डिस्कस करेंगे। देखिए मुज़ाकरात, हम पॉलिटिकल जमात है, ऐसा नहीं कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान चकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया है कि उनके पास इख्तियार है एहतजाज का भी, मुज़ाकरात का भी। तो अगर किसी ने मुज़ाकरात करने तो जाके कांटेक्ट करें महमूद खान चकज़ई साहब को। मेरे पास और या मेरे पार्टी की किसी भी दूसरे लीडर के पास कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन हम बामानी इख्तियारात चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि फोटो सेशन चले। जैसे लास्ट भी जब हमने मुज़ाकरात, देखिए हमारे ऊपर क्या इतराज था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं करते। फिर जब हम बैठे पॉलिटिकल जमातों के साथ, फोटो सेशन हुआ, 2-3 दौर उसके गुजरे, जब हमने कहा ठीक है जो टेबल पे डिस्कस हुआ चलते हैं, हम अडियाला जेल में हमारा लीडर है, हमारे पार्टी के सरबराह है इमरान खान साहब, हम उससे जाके वेट करते चीजें सामने रखते कि जी ये चीजें हमने डिस्कस की, वो हमें गो अहेड कहेंगे, फिर मुलाकात ना करा सके। ठीक। अच्छा, अब ये मुज़ाकरात वाला मामला तो पहले भी डिस्कस होता रहा है, लेकिन कुछ और मामलात हैं जो सूबे की सतह पे हैं, जिसमें दहशतगर्दी का मामला है। फिर बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई वो भी हमारे सामने है। देखिए ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो वफाकी हुकूमत के साथ, दीगर हुकूमतों के साथ मिल के आप पॉलिसी बना सकते हैं। इसके ऊपर तो हम सब की एक पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता भाई, दहशतगर्द जिस भी पोजीशन में हो, उसको आप जो भी नाम दें, तहरीक इंसाफ और हम उसके खिलाफ हैं। देखिए पाकिस्तान हमारा है, हम चाहते हैं कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान हो जिसमें आम लोगों को उसका फायदा पहुंचे। लेकिन जिधर जिधर जब भी वसाइल की तकसीम में कोताहियां हुई हैं, माजी में हुई है। आज महमूद खान चकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि देखिए सुई से गैस निकली, आज भी सुई की आवाम को नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट करक में गैस निकली। पिछली हुकूमत में जब हमारी हुकूमत थी, 7.5 अरब रुपए का मैंने प्रोजेक्ट अप्रूव कराया ताकि लोगों को गैस मिले, मकामी को गैस लॉसेज कंट्रोल हो। जो ही रिजीम चेंज हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इन्होंने खराब कर दिया। आज भी मेरे जिले में गैस नहीं, लोग तो मुझसे मांग रहे हैं, मेरे ऊपर तनकीद भी होती है। लेकिन जब आप उन लोगों को ड्यू शेयर नहीं देंगे, जब वो महरूम खुद को फील करेंगे,
तो फिर ये चीजें बढ़ती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में अगर हम बलोचियों के ऊपर इन्वेस्ट करते, उनके वसाइल उनके ऊपर लगाते, तो आज ये हालात ना होते। देखिए, जब आपका नौजवान नाउमीद हो जाए रियासत से, तो किधर जाएगा? वो नेगेटिव एक्टिविटीज में जाएगा। तो हमें एज अ होल अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो दहशतगर्द है, उनकी दहशतगर्दी की कोई दहशतगर्दी की कोई, देखिए दहशतगर्द का तो किसी मजहब के साथ भी ताल्लुक नहीं होता। देखिए इस्लाम क्या कहता है, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल है। तो जब बस बात खत्म, जो मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने एक दफा फरमा दी, उसके ऊपर तो फिर कोई चीज नहीं चलती। लेकिन इनके साथ साथ हमने जो वसाइल की तकसीम है, इन तमाम पॉलिसीज को रिव्यू करना होगा। बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा करती है, बिजली खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। आइलैंड गैस खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है, गैस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। मादनियात खैबर पख्तूनख्वा के, वो पैसे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नहीं लगते। जो देखिए हमारे ऊपर इतराज करते हैं ना कि जी फाटा महरूम है। फाटा 2019 में मर्ज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उससे पहले वफाक के साथ था। 45-50 साल तक ये और 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने उसको रूल कराया। 70 साल में इन्होंने कोई महरूमी खत्म नहीं की, और हमसे 3-4 साल में ये चाह रहे हैं कि जी आप खैबर फाटा जो है या मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है, आप उनकी महरूमियां खत्म कर दे। ये चर्च, ये सारी चीजें ये क्या हो रही है? तो ये जिसको क्या कहते हैं, पॉपी, ये आज ग्रो हो रही है। ये तो कब, किस जमाने, उस वक्त ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हुआ करता। चलें, शाहिद खटक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बलोचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बलोचिस्तान की बात करते हैं। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मावन इतलात बलोचिस्तान शाहिद रिंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, इस वक्त लेटेस्ट क्या है? ऑपरेशन वगैरह खत्म हो गए हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? थैंक यू अतर भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। सिचुएशन पहले ही दिन तकरीबन जो 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए थे, पहले ही दिन चंद ही घंटों में कंट्रोल में आ गई थी। सिर्फ एक नोशकी का ऐसा मकाम था जहां पर हमें थोड़ा सा क्लियरेंस में टाइम लगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर भी उन दहशतगर्दों की तहवील में थे। उसके अलावा जो है बाकी जो 12 मकामात थे जहां जहां पर दहशतगर्द आए, चंद घंटों में ही जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेज, बिलखुसूस बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कोर और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो मौसर रिस्पॉन्स उनको दिया, उसके नतीजे में अब तक अथर भाई जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 177 दहशतगर्द मारे जा चुके। ठीक, अच्छा जनरल साहब, ये जो हमने देखा है कि 12 मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी जानिब से हमला करना, अब इसमें क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या कोई गवर्नेंस के मसाइल हैं? ऑब्वियसली वो फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा करना है, आना है, वीडियो बनानी है और चले जाना है। लेकिन आप ये जो उनकी हिकमत अमली में तब्दीली है, इसको कैसे देखते हैं? जी अतर भाई, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, अगर मैं ये राइट एट द आउटसेट कह दूं कि नहीं जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फेलियर इन अ सेंस इसलिए नहीं है कि 7-8 महीने से इतलात आ रही थी, इंटेलिजेंस भी थी कि ये इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। हेयर ऑफ 2 जो था, इसका वो काफी दिनों से चर्चा था। और ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के साथ, जब हम स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी उसमें है, प्लानिंग भी है, ट्रेनिंग भी है और वेपन्स भी हैं। उसकी लॉजिस्टिक्स करनी होती है, अपने सोल्जर्स को तैयार करना है उन्होंने, जो भी है। तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ था जी। इतलात थी। अब नोशकी के बारे में भी आपको बता दो, वीरेंद्र साहब बेहतर बता सकेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे इतलात थी कि कुछ इवेंट्स होंगे। दैट्स व्हाई उसको बीफ अप भी किया गया जी, सिक्योरिटी को बीफ अप भी किया गया। तो 100% जीरो कर देना इट इज नॉट पॉसिबल जी। और खास तौर पे जो लोग टेरेन को समझते हैं, असल में इस्लामाबाद में बैठ के हम, और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, ऑफ कोर्स जाने गई है ना, जब इतनी जाने चली जाती है तो फिर क्वेश्चंस बनते हैं। और खास तौर पे शोहदा की फैमिलीज के क्वेश्चंस हैं, क्या उनको पूरी सेटिस्फेक्शन हो कि हर एलिमेंट जो है वो बेहतर कार्रवाई कर सकता है, कहीं पे बीफ अप कर दिया जाता है। जो टाइमिंग्स है किसी भी इवेंट के, या कौन करेगा, कौन से एलिमेंट्स किधर हैं, वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो पता चलता है कि एक लार्ज स्केल, अच्छा इसको काफी अरसे से क्लोज भी कर दिया गया था उनकी इस ऑप्शन को, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस।
अभी आपको हब का याद होगा, हब में जो पकड़े गए थे वो तो सिंध में भी इस तरह का कोई इवेंट करना चाहते थे तो वो भी पकड़े गए। ये जो 41 लोग इन्होंने मारे हैं एक दिन पहले, ये भी इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था। तो ये चीजें होती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिट ऑफ द स्टेट थी कि नहीं थी। सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने, हमारी रेंज एफसी ने, हमारी आर्मी ने रिएक्ट किया या नहीं किया? कितनी रिट लूज कर दी? कोई ऐसा इलाका जो अभी तक क्लियर ना हुआ? जीरो। ऑल एरियाज आर क्लियर, डीसी इज बैक। यस, जो लॉसेस है उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन वॉर है ये, वॉर, दिस इज नॉट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, और ये चीजें चलती रहती है जी। लेकिन ओवरऑल जब अकमुलेटिव हम देखते हैं। अच्छा, मैं जनरल साहब आपके पास आता हूं, वापस आता हूं मैं जरा। ठीक है शाहिद साहब, देखें ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे जितनी बहादुरी से फोर्सेस ने मुकाबला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्म्ड हो, सब ने मुकाबला किया और पूरी कौम ने देखा। लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं गवर्नेंस के हवाले से, जिस तरह आपने भी डीसी नोश्की का जिक्र किया। डीसी नोश्की जो है वो शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जिस तक वो पहुंचते। ये लेविस, दीगर पुलिस वाले, लगता ये है कि शायद वो कहीं पे मेल्ट डाउन हो जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। मसला क्या? इससे पहले भी हमने देखा एक बड़ा सीनियर अफसर की, वो भी डीसी लेवल के अफसर थे, उनकी भी शहादत हुई। तो ये क्या इशू है कि ये इतनी आसानी से इधर तक पहुंच कैसे जाते हैं? अथर, लेट मी कन्फेस वेरी ओपनली, जिस सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो और वहां की सियासी हुकूमतें इस लड़ाई को डिवोर्स करें ये कहकर कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मामला है, मौजूदा सूबाई हुकूमत के कयाम अमल में आने से कुछ महीने पहले तक जो सूरत हाल थी, जो माजी की सियासी हुकूमतें थी, उन्होंने कभी डिप्टी कमिश्नर को यह पाबंद नहीं किया कि आइन और कानून के तहत ये इख्तियारात आपके पास हैं और ये इख्तियारात आपने इन दहशतगर्दों या इनके जो सहूलतकार हैं, जो इनके फ्रंट फेसेस हैं, इनकी लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, इनके खिलाफ आपने अपनी ये अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है। ये मौजूदा सूबाई हुकूमत है जिसने ये स्टैंड लिया, तो जिसकी वजह से जो लेवीज एक फोर्स थी उसे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो नहीं कर पाती थी। 2 साल में जितने दहशतगर्द हमले हुए उसमें हमें ये नजर आया कि रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म था उसमें कंफ्यूजन थी कि लेवीज रिस्पॉन्ड करेगी डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में या पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी एसपी की सरबराही में। उसके बाद थर्ड लेयर आती है एफसी की। जब पहली लेयर पे कंफ्यूजन होती थी तो थर्ड लेयर के पहुंचने तक दहशतगर्दों को इतना टाइम मिल जाता था कि वो अपनी कार्रवाई करके वहां से रवाना हो जाते थे, जिसके नतीजे में बी एरियाज को ए एरियाज में कन्वर्ट किया गया था। उसके नतीजे में लेवीज का जो इंतजाम है पुलिस में हुआ, अब वन चेन ऑफ कमांड है। और जिस दिन ये जो ऑपरेशन हैरोफ सो कॉल्ड जो है क्वेटा पे सिटी पे जब अटैक हुआ तो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास ये इत्तलात मौजूद थी, जैसे कि हरनाई का जिक्र किया जनरल साहब ने। अगर 24 घंटे पहले हरनाई वाले जो दहशतगर्द हैं, शाबान वाले, उन्हें ना मारा जाता तो उस दिन 31 को क्वेटा पे 2 साइड से अटैक किया जाता। एक साइड से जो हमारी अस्करी इंस्टॉलेशंस है उनको, और सिविलियन साइड को हॉकी ग्राउंड से। तो देखें इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसके नतीजे में वो हमले नाकाम बनाए गए। तो वो जो मैकेनिज्म है गवर्नेंस का, वो उसका क्राइसिस जरूर है, उससे हमने कभी इनकार नहीं किया। अब पहली मर्तबा ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर टेररिज्म में लीड ले रही है। कहीं पर जरूर जब एक लेवीज फोर्स जो आज से 20 साल नहीं लड़ी, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगले 2 दिन में लड़ना शुरू कर देगी, तो देयर इज अ लिटिल टाइम नीडेड। जो पॉलिटिकल ओनरशिप माजी में नहीं थी वो आज दी जा रही है, और जहां जहां पे जिस जगह पे पुलिस ने हथियार डाले हैं या लेवीज ने डाले हैं तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां हो रही हैं आज तक। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, देखें कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दी जा सकती इस दहशतगर्दी की, ना हकूक के नाम पे ना किसी और नाम पे, लेकिन पॉलिटिकल मसाइल हैं। बहुत सारा ऐसा मवाद आपको नजर आता है, ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जिनको सियासी तौर पे भी बेहतर किया जा सकता है। एक इसमें चीज हमने देखी कि हालिया दिनों में ये जो कार्रवाइयां की गई उसमें बहुत सारे लोगों को टारगेट भी किया गया, उसमें दहशतगर्द मारे भी गए। आपको यह लगता है कि क्या ये जो अभी बड़ी कार्रवाई हुई है ये उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है कि भाई आपने हमारे इतने बंदे मारे तो अब ये तासुर कायम करने की कोशिश है कि भाई आपने बंदे तो मार दिए लेकिन अभी भी हम फाल हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये तासुर वो देना चाह रहे। देखिए उनका पर्पस क्या है? होपलेसनेस फैलाना, अवाम के अंदर इतनी डिस्पोर्डेंसी फैला दे कि उनका फेथ इन दी आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस खत्म हो जाए कि ये दे कांट प्रोटेक्ट अस। दिस इज देयर पर्पस। इसी पर्पस को तो हमने बीट करना है जी।
जब ये अवाम में ये जब इंसर्जेंसी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम होते हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, जो स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, वो उनको अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं थ्रू देयर प्रोटेक्शन। बट यहां पर देखें, जब इंसर्जेंसी में कभी वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, ये प्योर टेररिज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद दी बलोच हकूक, बलोच की लड़ाई, इट इज प्योर टेररिज्म। उन्होंने सिविलियंस को भी उसी तरह इंप्यूनिटी के साथ मारा है। वो जो बच्चे और फैमिली उन्होंने शहीद की है, उस यंगस्टर का इंटरव्यू देखे ना, वो जो बेचारा बेड पे लेटा, who has lost it, उस मां का इंटरव्यू देखे जिसके बच्चे वो मारे गए, तो दे हैव विद इंप्यूनिटी इन्होंने मारा है, और इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अगर हम टेररिस्ट को भी इसी हकूक के नाम वाली जंग में, यस हकूक के प्रॉब्लम्स होंगे, उनका हक बनता है, ये पॉलिटिशियंस है ना, ये अपनी सियासत करें उसके ऊपर, हकूक की जंग लड़े, ये लड़ेंगे, लेकिन जब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की आपस में जो लड़ाई जब हो जाती है, तो फिर इसका विनर कोई और होता है, फिर विनर वही होते हैं जिन्होंने इनको लॉन्च किए हुए, और इनको हीरो करार दे देना। अभी हकूक की जंग पे आज वो मैं सुमेरा का देख रहा था, एक एक्स पे चला हुआ है, आपने देख लिया है कितना इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है, 40-50 लाख का इस हकूक की जंग वाले सोल्जर ने अपने साथ वेपन एंड इक्विपमेंट रखा हुआ है। तो ये जो 40-50 लाख का एक एक सोल्जर को इक्विपमेंट दे सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ रहे हैं या किसी और के हकूक की जंग लड़ रहे हैं? इल्यूजन डायलॉग, इल्यूजन वर्ल्ड में रहना, पॉलिटिक्स करना, वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान जी। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जुल्म होगा जो हम इसको, या इसको सिर्फ बलोच कॉन्फ्लिक्ट कह दें, या उसको खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कॉन्फ्लिक्ट कह दें। नो, दिस इज पाकिस्तान वर्सेस द रेड सिंडिकेट व्हिच आर द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग दीज टेररिस्ट, चाहे वो हमारे पाकिस्तान में रहे हैं या नहीं रहे हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस स्टेट, दे शुड बी टेकन डाउन। ठीक है। अच्छा शाहिद रहीम साहब, मुझे जरा दो बातें बताइएगा। एक तो ये कि जो दहशतगर्द मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, क्या कोई ऐसी आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस आया है कि इसमें भारत भी मुलविस है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसमें भी बताइएगा। और दूसरा, देखिए ना, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एंड ऑफ द डे आपकी सियासी हुकूमत है, आपसे क्वेश्चंस भी होंगे और लोग ये भी पूछेंगे कि कितने हेड्स रोल हुए हैं, कितने लोगों को आपने कहा कि भाई इसको, इस एसी को तब्दील कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं, तो वो इंतजामी एतबार से आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात जो आपने कहा, व्हाट इज द एविडेंस के इसमें अफगान सॉइल यूज हुई है या हिंदुस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है। देखें, बलूचिस्तान में जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, सानिया जाफर एक्सप्रेस से लेके ये 31 जनवरी तक के वाकयात हैं, इन पर जितनी भी टेक्निकल इंटरसेप्ट्स हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटीज हैं, वो जाए हादसा से लेकर कंधार, काबुल से होती हुई न्यू दिल्ली तक कनेक्ट करने के एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। मीडिया एक ऐसा एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जहां पर हम उन्हें पेश कर सकें, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे, यूएन की कमेटीज के लेवल पे जब जब जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान ने वो एविडेंसेस अक़वाम आलम के सामने रखे हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को एससीओ जैसी कॉन्फ्रेंसेस में भी अपना मौक़िफ़ मनवाने में मुश्किलात पेश आई हैं। तो ये एविडेंसेस हमें इस वाकयात में भी मिले हैं, और हालिया दिनों में भी जब ये दहशतगर्दी के वाकयात हुए, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, इनकी क़यादत उस वक्त भी काबुल से बैठकर ऑपरेट कर रही थी। ये तमाम चीजें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन चीजों को देख चुकी है। कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से सरफराज भुट्टी एक ऐसा मौकफ लेके मैदान में उतरे हैं जहां पर वो बहुत खुले अंदाज में न सिर्फ फितनतुल हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि उनके जो आका हैं हिंदुस्तान, उसे भी हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। उनके सामने वो कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद है। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखें इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर नोशकी का वाकया है, वो बिल्कुल आपका पॉइंट आउट ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी जिन जिन जगहों पर अगर लेवीज ने या पुलिस ने कहीं पर हथियार डाले तो उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर नोशकी का जो मामला है उस पर इंक्वायरी हो रही है कि किस तरीके से उन्हें तहवील में लिया गया, क्या हुआ। जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करना बनता नहीं है। इंक्वायरी की रिपोर्ट सीएम ने मांग ली है, चीफ सेक्रेटरी अगले 24 से 48 घंटों में वो रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, और जो भी फैसला लेना होगा वो चीफ मिनिस्टर लेंगे।
ठीक। अच्छा जनरल साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि ये इतनी बड़ी तादाद में वहां पे दहशतगर्दों का होना, उनके हमले भी होते हैं, वो सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन मिलिटरीली, फौजी एतबार से, दफाई एतबार से, क्या ये खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा चैलेंज है? क्या ये लोग आके किसी शहर को टेक ओवर कर सकते हैं? जिस किस्म का तासुर कायम किया जाता है सोशल मीडिया पे, भारतीय अकाउंट्स पे या भारतीय मीडिया पे, इस पे जरा ब्रीफली मुझे बताएं कि फौजी एतबार से ये कितना बड़ा चैलेंज है ये लोग हमारे लिए। देखिए, फौजी इतबार से ये तो एक एप्लीकेशन जो है जी, इट इज अ ह्यूज चैलेंज। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें जरूर है, लेकिन इन लोगों के थ्रू वो हासिल कर लेंगे, इट इज नॉट हैपनिंग। देखिए, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर के दौरान जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज वो ऑलरेडी करते, उसके बीच में अपनी एक कन्वेंशनल एप्लीकेशन कर ली। मार्केट, ये जो संदूर लगे हुए ना, उन्होंने समझा हम ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन करेंगे तो वी विल हैव अ सिचुएशन, खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी, बलूचिस्तान में लोग उठ खड़े होंगे, अवाम उनके खिलाफ। जब तक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप क्लैरिटी के साथ चलते रहेंगे, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। खामोश अवाम बहुत खामोश है, ये चंद लोग हैं जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसके बहुत से टीयर्स बाकी हैं। आप भी एंटी फिर बढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता कि आप इम्यूनिटी के साथ वो हमारे साथ एक्शन करते रहो, हम इंडिया और अफगानिस्तान में कोई एक्शन ही लेंगे। इंडियन विल आल्सो विल हैव टू पे कॉस्ट, और हो सकता है कि सेम पॉइंट्स में फिर उनको कॉस्ट पे करनी पड़े। इस तरह की बात कोई नहीं करता, लेकिन फिर एक रेड लाइन जब क्रॉस होगी तो फिर क्या मतलब है, आप कितनी आप पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चलेंगे। ठीक है, आई थिंक जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो आप देखेंगे फिर रिस्पॉन्सेज वहां पे जाएंगे वेयर इट विल हर्ट देम, वहां पे भी जाएंगे। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद रेंज साहब, आपका भी छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ दिन पहले लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खुले मेन होल में खातून और उसकी बच्ची गिर गई, जिसमें उनकी मौत वाकया हो गई। उसके बाद से जो इंतजामिया का वहां पे रद्द अमल था, उस पर काफी ज्यादा तनकीद भी होती रही। उस वक्त हुकूमत ने उसका नोटिस भी लिया, वहां पे वज़ीर आला साहिबा ने एक मीटिंग भी की जिसको लाइव भी दिखाया गया मीडिया के ऊपर। उस मीटिंग में वज़ीर आला साहिबा ने क्या कहा, जरा सुनिएगा जी। आपने सुना कि उन्होंने कहा कमिश्नर लाहौर आप मुझे जवाब दें, डीसी लाहौर मुझे जवाब दे, डीजी एलडीए जवाब दे, एमडी वासा जो हैं वो जवाब दें, फिर कौन कौन जिम्मेदार है, उन सारे अफसरान के ओहदों का भी उन्होंने वहां पे नाम लिया। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन सारे अफसरान को फारिग कर दिया गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, उस खातून के खामिद ने जो इल्जाम लगाए अब वो भी रिपोर्ट में सामने आ चुका है और साबित हो चुका है कि उसके ऊपर पुलिस तशद्दुद करती रही। तो क्या उस एसपी को फारिग कर दिया गया है, क्या उस एसएचओ को फारिग कर दिया गया है? ताजा तरीन क्या है इस केस के हवाले से, इस पे गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से सीनियर सहाफी उमर दराज गोंदल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोंदल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना जो मरियम नवाज साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस वक्त एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उन्होंने कमिश्नर को कहा था, डीसी को कहा था, डीजी एलडीए को कहा था, एमडी वासा को कहा था, असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे का नाम लिया था, जिक्र किया था। क्या इनमें से किसी भी अफसर को उनके ओहदे से हटाया गया है लाहौर में? आजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस मामले के दो पहलू हैं, एक आपने इंतजामी अफसरान की बात की और दूसरा पंजाब पुलिस का भी उसमें एक किरदार था जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीएम साहबा भक्कर से वापस आ रही थी, जो जिस मीटिंग का आप तस्करा कर रहे हैं वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग थी, इतनी हंगामी और जाहिर गवर्नमेंट को भी अपनी जगह पे गुस्सा था। कमिश्नर लाहौर का नाम लिया। एज ऑफ दिस मोमेंट मरियम साहिबा अपनी जगह पे, मरियम खान उनका नाम है, अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल उनको कोई हटाया नहीं गया। उस दिन खबर इवन ये आई कि डीसी लाहौर को हटा दिया गया। डीसी लाहौर आज दिन तक अपनी जगह पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एमडी वासा अपनी जगह पे मौजूद है, डीजी एलडीए अपनी जगह पे मौजूद है। किसको हटाया गया? हटाया गया जो एसी सिटी है जिनके मुतालिक कहा गया कि आप वहां पे विजिट नहीं करते, उनको क्या हटाया गया? उनको वहां से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। यानी यूं ही समझिए कि आप शालामार से उठा के आपको सिटी के अंदर लगा दिया गया या एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया। यानी उनकी भी सस्पेंशन नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, इसमें पंजाब पुलिस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त जिस थाने के अंदर उस शख्स को जो खुद बोल के बता रहे हैं, अब अपनी वो जख्म दिखा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। पुलिस रिपोर्ट ये बताती है कि एसएचओ और एसपी सिटी बिलाल दोनों उसमें मुलव्विस हैं।
सिवाय SHO को मुअत्तल करने के किसी सरकारी शख्स को अभी तक सजा नहीं मिली और उसकी भी मुअत्तली हुई और उसको भी DIG ऑपरेशन जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। आपने पूरे मामले में CM साहबा को भी सुना, वो इंतजामी अफसरान की बात कर रही है, पंजाब पुलिस की कोई बात नहीं की और SP सिटी की मौजूदगी के अंदर सब कुछ हुआ। जो शख्स को मारा गया या जो कुछ भी हुआ उनको किसी ने कोई नहीं पूछा। तो मैं आपको कंक्लूड करके ये कह सकता हूं कि CM साहबा का गुस्सा अपनी जगह पे, उनके ऐलानात अपनी जगह पे, उसने मीडिया के अंदर जो उनकी टॉक हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन किसी भी एक ऑफिसर को, किसी भी एक इंतजामी अफसर को सजा के तौर के ऊपर ना कोई हटाया गया है ना तबादला किया गया है सिवाय AC सिटी के। ठीक है, और बाकी वो जो ठेकेदार वगैरह था और वो सेफ्टी ऑफिसर वगैरह थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR भी हुई है और उनको तो अदालत में भी गालबन पेश किया गया जी, गिरफ्तारियां हुई हैं और उनको बाकायदा तौर पे अदालत के अंदर पेश किया गया है। जो खासकर ज़ाहिर ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, वो प्राइवेट लोग हैं। ठीक है। अच्छा उमर साहब, वहां पे बसंत की भी तैयारी की जा रही है इस वक्त लाहौर के अंदर, तो किस किस्म की तैयारी है बसंत के हवाले से? क्या कोई हदायत वगैरह दी गई हैं? किस किस्म का माहौल है इस वक्त बसंत के हवाले से? थोड़ा सा जरा मुझे उस हवाले से भी बताइएगा। काज़मी साहब, ये बहुत बड़ी फेस्टिविटी है लाहौर के अंदर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस पर गवर्नमेंट की शाबाश भी बनती है कि उन्होंने उसको रिवाइव किया है। लाहौर शहर में एक समा है जिसको हम ईद का समा या जश्न का समा कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा रोल प्ले किया कि केनाल रोड के ऊपर, लिबर्टी चौक के तरफ जो बड़ी मेन शाहराहें हैं वहां पे बड़ी बड़ी पतंगे जो उनकी तस्वीरें हैं या वो बैलून की सूरत में आवेजा किए गए हैं। बसों के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है, टीवी के जरिए और उसके अलावा अखबारात के जरिए भी। 3 दिन 6, 7 और 8 को बसंत है, 5 तारीख की कश्मीर की छुट्टी है और कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और बताया कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में 4 छुट्टियां होंगी और शहरी एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करेंगे। जाहिर है उसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मोटर बाइक्स हैं उनके ऊपर रॉड्स लगाए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी को डोर आए भी तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके अलावा गवर्नमेंट ये मेक श्योर कर रही है कि कोई ऐसी डोर जो धाती डोर है वो इस्तेमाल ना हो, उसके लिए QR कोड है या रजिस्टर्ड जो दुकानदार है काइट फ्लाइंग वाले वही बेचें। और उसके अलावा आपने पहली खबर तो आपको मिली गई होगी कि जो तस्वीर है या कोई मजहबी मुनाफरत वाले या नारेबाजी वाली जो पतंगे हैं उनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन उसके अलावा लोग इस वक्त बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि इवन पतंगों की कीमतें बढ़ गई हैं। डोर जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, शहर में उतनी मिल नहीं रही, जिसके बाद आज होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें 4 मजीद अजला को ये हिदायत दी गई हैं, वहां पे ऑथराइज किया गया है कि वहां पे भी जो बसंत का सामान है उसकी तैयारी की जा सकेगी। लेकिन वही प्रोसीजर लाहौर वाला है कि वहां पे जो DC साहब है या जो मुतलका अफसरान है उनके साथ जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, जो आप बता रहे हैं कि ओवरऑल हुकूमत की परफॉर्मेंस इस हवाले से अच्छी है और इंतजाम अच्छे किए जा रहे हैं। उमर दराज गोंदल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पे हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।